मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य परिवर्तन की दिशाएं समझाऊंगी। वाक्य परिवर्तन की दिशाएं मैं आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए दो भागों में समझाऊंगी। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे जैसे भाषाएं उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होती हैं, वैसे उनके वाक्यों में भी नाना प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। वाक्य संबंधी परिवर्तन प्राय सभी भाषाओं में देखे जाते हैं, जिनका मूलतः संबंध वाक्य रचना से होता है। इन वाक्यों पर समसामयिक विदेशी भाषाएं भी अपना प्रभाव डाला करती हैं, और जब मानवों की मनोवृत्ति नए नए आविष्कारों की ओर अग्रसर होती है, तब वह वाक्यों में भी नवीनता लाने का प्रयास किया करती हैं। इस तरह वाक्यों में अद्भुत परिवर्तन आ जाया करते हैं। वाक्य परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं 10 होती हैं। इस भाग में हम 5 दिशाएं समझेंगे। सबसे पहले आता है पद क्रम संबंधी परिवर्तन। आजकल पद क्रम को बदलकर वाक्य लिखने या बोलने की प्रथा अत्यधिक बढ़ती चली जा रही है। हिंदी के कई लेखक पद क्रम को बदलकर वाक्य लिखने में ही अधिक गौरव का अनुभव करते हैं। जैसे प्राय यह लिखा जाता था कि यह वस्तु मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, या इस दुकान पर पुस्तक मात्र मिलती है, परंतु अब मात्र मनुष्य या मात्र पुस्तक जैसे प्रयोगों की बाढ़ आ गई है, और प्राय यही लिखा जाता है कि यह तो नेताजी का मात्र कथन है आदि। ऐसे ही पहले एक रेशम का रुमाल, एक धूर्त की कहानी, एक दिल्ली का बादशाह, एक रात की दुल्हन, मैं उसके सामने रहता हूँ जैसे प्रयोग चलते थे। किंतु आजकल पद क्रम बदल कर क्रमशः एक रुमाल रेशम का, एक कहानी धूर्त की, एक बादशाह दिल्ली का, दुल्हन एक रात की, मैंने कई विस्थापित केंद्र देखे त्रिपुरा में, असम में, मैं रहता हूँ उसके सामने, कैसा प्रभावशाली था उनका व्यक्तित्व, सामने देख रहे हैं ना कपोत गंगा नदी को, जैसे प्रयोग चल पड़े हैं, जो पद क्रम संबंधी परिवर्तन के कारण वाक्य परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। वाक्य परिवर्तन की अगली दिशा है अन्वय संबंधी परिवर्तन। संस्कृत भाषा में प्रायः यह प्रवृत्ति विद्यमान है कि वहाँ कर्ता के अनुरूप विशेषण का प्रयोग होता है, और कर्ता के वचन तथा पुरुष के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदरः बालकः गच्छति, इस वाक्य में सुंदरः विशेषण का प्रयोग कर्ता बालक के अनुरूप हुआ है, और गच्छति क्रिया भी कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुरूप प्रयुक्त हुई है। हिंदी में भी कुछ दिनों तक तो विशेषण का प्रयोग कर्ता के अनुरूप ही होता रहा, जैसे रमणीय बालिका, रमणीय पुरुष, गुणवती कन्या, गुणवान बालक आदि। परंतु अब धीरे धीरे इस बंधन को तोड़ दिया गया है, और आजकल एक ही विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर्ता के लिए प्रयुक्त होने लगा है। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर दृश्य, सुंदर नदी आदि। ऐसे ही संस्कृत में तो क्रिया का प्रयोग केवल पुरुष और वचन के अनुरूप ही होता था, परंतु हिंदी में एक कदम और बढ़ाकर क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष और वचन ही नहीं, अपितु लिंग के अनुरूप भी होने लगा है। जैसे संस्कृत में तो रामः गच्छति और सीता गच्छति, दोनों वाक्यों में एक ही जैसी क्रिया प्रयुक्त हुई है, परंतु हिंदी में राम जाता है, सीता जाती है जैसे प्रयोगों में क्रिया को कर्ता के लिंगानुसार बदल जाना पड़ता है। वाक्य परिवर्तन की अगली दिशा है उपवाक्य संबंधी परिवर्तन। पहले हिंदी में प्राय उपवाक्यों का प्रयोग अलग अलग क्रियाओं के साथ अलग अलग होता था। जैसे आजकल मोहन दिल्ली में एक नेता हो गया है जो पहले गांव में रहता था, परंतु अब इस वाक्य को इस तरह बोला जाता है, आजकल मोहन जो पहले हमारे गांव में रहता था, दिल्ली में एक नेता हो गया है। ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जो प्रयाग के एक सुप्रसिद्ध वकील थे, बनारस में विश्वविद्यालय स्थापित करने में सफल हुए। आजकल बहुत सी घड़ियां जो स्विट्जरलैंड की बनी है, ठीक समय नहीं देती। बहुत से विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आजकल वहाँ पढ़ने नहीं अपितु ऊधम मचाने के लिए प्रवेश लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री
जो भारत की एक महान विभूति थे, नित्य प्रति देश की उन्नति के बारे में ही सोचते रहते थे। महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत में प्रथम मंत्री थे, अत्यंत प्रिय थे। चीनी सैनिक इतनी विशाल संख्या में इस्तेमाल किए गए थे कि आक्रमण, जिसकी एक के बाद एक लहर आती थी, कभी समाप्त होता प्रतीत नहीं होता था, आदि आदि। वाक्यों के परिवर्तित रूप उपवाक्य संबंधी परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रचलित हो गए हैं। वाक्य परिवर्तन की अगली दिशा है निकटस्थ अवयव संबंधी परिवर्तन। आजकल निकटस्थ अवयवों की सम्यक जानकारी न होने के कारण अथवा उनका प्रयोग मनमाने ढंग से करने के कारण भी अनेक वाक्यों में परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान सर्वथा सराहनीय है। यह वाक्य दोषपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा: भारतीय संस्कृति के विकास में हिंदी साहित्य का योगदान सर्वथा सराहनीय है। उक्त वाक्य में हिंदी साहित्य का और योगदान दोनों निकटस्थ अवयव है, किंतु पहले वाक्य में इन्हें बहुत दूर लिखा गया था, जिससे वाक्य में परिवर्तन आ गया था। इसी प्रकार अनेक वाक्य आजकल पर्याप्त मात्रा में बोले एवं लिखे जाने लगे हैं। जैसे मजदूर नेता का अपने साथियों की सहानुभूति में आमरण अनशन चल रहा है। मैं अपनी इस पुस्तक, जिसमें भाषा विज्ञान के बारे में विचार प्रकट किए गए हैं, कि कुछ प्रतियां अमेरिका भेज रहा हूँ। मेरे कार्यालय के कर्मचारी, जो कल हड़ताल पर थे, आज मालिकों से बहुत धन ऐंठ रहे हैं। यह ग्रंथ सुशीला, जिसकी आज केवल स्मृति ही शेष रही है, को सस्ने समर्पित है। आदि आदि वाक्य निकटस्थ अवयवों के उचित प्रयोगों के अभाव के कारण ही परिवर्तित होते दिखाई देते हैं। वाक्य परिवर्तन की अगली दिशा है रेखिका चिन्ह या डैश संबंधी परिवर्तन। आजकल वाक्यों के मध्यवर्ती किसी शब्द का स्पष्टीकरण करने के लिए डैश या रेखिका चिन्ह का प्रयोग करके फिर एक उपवाक्य लिखने की प्रथा चल पड़ी है, जिससे वाक्य के अंतर्गत अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। एक तो इस रेखिका चिन्ह या डैश का प्रयोग कहीं कहीं किसी एक शब्द की व्याख्या के लिए होता है। जैसे आवश्यकता इस बात की है कि इन समस्याओं को सभी संबद्ध पक्षों डैश सहयोगी बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं, सरकारों, राजनीतिज्ञों, व्यावसायिक संस्थानों, शिक्षण एवं शोध संस्थाओं आदि का सहयोग मिलना चाहिए। इस वाक्य में संबद्ध पक्षों को स्पष्ट करने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए डैश के द्वारा उपवाक्यों का प्रयोग हुआ है। दूसरे कहीं पर किसी तथ्य या मूल बात के भेद प्रभेदों को समझाने के लिए रेखिका चिन्ह या डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रमुख उद्देश्य थे डैश देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक सहयोग देना। तीसरे कहीं कहीं पहले कही हुई बात का स्पष्टीकरण करने के लिए भी डैश युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे पर वह जो बीत गया डैश जो नहीं रहा डैश वह कैसे फिर आएगा। लो यह हरी भरी धरती डैश यह सवत्सा कामधेनु डैश मैंने तुम्हें दी। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से डैश घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतधारी डैश बहुत समय पहले आई थी, आदि आदि। चौथी कहीं कहीं किसी छूटे हुए उपवाक्य को पुनः लाने के लिए डैश या रेखिका चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जो प्यार डैश कहा था तुमने ही डैश है सार तत्व जीवन का। मैं उदग्र ही बना रहा हूं कि जाने कब डैश वह मुझे सोख ले। आदि इस प्रकार वाक्यों में डैश या रेखिका चिन्हों से संबंधित भी अद्भुत परिवर्तन देखे जाते हैं। मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त कर रही हूँ। शेष बिंदु मैं आपको
इसी व्याख्यान के अगले भाग में समझाऊंगी।